हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका 4 PM और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जो विज्ञान की दुनिया है, बहुत अलग है। और विज्ञान की दुनिया के सहारे कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब आज हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जिनके ऊपर लोग आंखें बंद करके यकीन करते हैं। बहुत बार बीच में ऐसा हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट आते रहे हैं, जैसे कि हमारी सभ्यता तो हजारों नहीं लाखों साल पुरानी है, हमारी वैदिक सभ्यता 9,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, हमारा हिंदू धर्म सबसे पुराना है। मैं स्वयं हिंदू हूं, मैं आपको पहले बताऊं। और हिंदुओं की जो सबसे अच्छी चीजें हैं उनको अपनाता भी हूं। लेकिन जब भ्रांतियां जन्म दे लेती हैं तो हिंदू धर्म के अंदर, जैसे कि पहले शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे, उन शास्त्रार्थों के द्वारा जो गलत होता था या जो कुरीतियां होती थीं उनको मिटाने का भी प्रयास किया जाता था। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि 4 PM को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स आगे भेजिए। इसी प्रकार न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लिंक आगे भेजिए, ताकि दोनों चैनल आगे बढ़ें और आप तक कुछ ऐसी चीजें लेके आए जो बहुत कम लोग लेकर आते हैं। तो बात हो रही थी कि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिसमें कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुरातन धर्म हिंदू धर्म है। देखिए, दुनिया के हर कोने में सभ्यताएं पैदा हुई, उन सभ्यताओं का अपना विकास काल भी रहा, विनाश काल भी रहा, और वो सभ्यताएं दुनिया के सभी कॉर्नर्स में विकसित हुई। भारत के अंदर हम जिसे हिंदू पीरियड कहते हैं, एक्चुअली हिंदू शब्द पहले किसने दिया था? हिंदू शब्द दरअसल उन लोगों के लिए आता था जो सिंध नदी के उस पार रहते थे। कहां से देखो, अफगानिस्तान से देखो, या उससे उस साइड के जो मिडिल ईस्ट की जो जगह है, या यूरोप से देखो, तो वो लोग कहा करते थे कि सिंध नदी के उस पार जो रहते हैं वो हिंद के लोग हैं। उसका कारण यह था कि सिंध को ग्रीक जो थे सिंध बुला नहीं पाते थे, वो हिंद बुलाते थे उसको। और यहां के रहने वालों को सभी एक कॉन्टिनेंट की तरह, अगर कोई व्यक्ति इनको हिंद का कहते थे, या बाद में जिन्हें हिंदू भी कहना शुरू किया था, वो अरेबियंस थे। वो तो हमारा तो नाम भी देखा जाए तो उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन ये नाम हर उस व्यक्ति के लिए था जिसे आप सिंध के जो उस पार रहते हैं उनके लिए लागू किया जाता था। लेकिन ये धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। आज मैं चीजें आपको विज्ञान के कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूं कुछ, और ये लंबा एपिसोड है, आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको आज अपनी पीपीटी के द्वारा समझाऊंगा कि भारतीय भूखंड के अंदर या बाकी कुछ भूखंडों के अंदर मानवता कैसे पहुंचती है, इंसान कैसे आता है वहां पे। तो आरएसएस अक्सर कहा करता है, मोहन भागवत तो अक्सर कहते हैं कि हम सब के पूर्वज हिंदू थे। तो हिंदुओं के पूर्वज कौन थे? यह सवाल किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हम तो पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ माइथोलॉजी पे या आंख बंद करके, जिसे एक ब्लाइंड फेथ होता है, उस पर यकीन नहीं करते हैं। हम विज्ञान पर आधारित होकर अपनी धारणाओं को
पुख्ता यकीन के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं आज। तो हिंदुओं के कौन थे अल्टीमेटली जो एंसेस्टर थे? अगर कहा जाता है कि भारत में क्रिश्चियंस के, मुस्लिम्स के, सिखों के जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, जो भागवत साहब कहते हैं सबके पूर्वज हिंदू थे, तो हिंदुओं के पूर्वज कौन थे? हमारी जो सभ्यता है, जो सबसे पुरातन कही जाती है, वो दरअसल वैदिक काल कहा जाता है, जिसको हिंदुओं का काल कहा जाता है। हालांकि हिंदू शब्द उस टाइम नहीं था, मैं आपको पहले बता दूं। अब वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूज टाइम दिनेश के वोहरा के ऊपर मेरी एक सीरीज चल रही है वेदों के ऊपर, जिसमें ऋग्वेद के ऊपर 9 एपिसोड्स आ चुके हैं। 9 एपिसोड्स, वो भी भारत के सबसे बड़े राइटर, रिसर्चर, इंडोलॉजिस्ट अशोक मिश्रा जी के साथ में, और उनसे बातचीत करते हुए, और खास तौर से ऋग्वेद को पढ़ते हुए, जो सबसे पुरातन है, और ये संस्कृत में है, पुरानी संस्कृत में है, नई संस्कृत में नहीं, और वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, क्योंकि संस्कृत अकेली ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे आप शुद्ध भाषा के रूप में देख सको। ऐसी ही शुद्ध भाषा जो है, जो संस्कृत की तरह है, दूसरी एक और शुद्ध भाषा है जो बिल्कुल हूबहू, जिसे क्या कहते हैं कि व्याकरण के रूप में, ग्रामर के रूप में उतनी ही शुद्धता लेके आती है, और वो मैंने अभी नाम लिया था इंडो यूरोपियन, वो है जर्मन लैंग्वेज। जिन्होंने जर्मन लैंग्वेज पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि जर्मन लैंग्वेज की व्याकरण कितनी विस्तारित है, कितनी बड़ी है, तो तब उस बात को पहचान पाएंगे। खैर, तो हिंदुओं के पूर्वज कौन थे? तो 3000 साल पुरानी वैदिक सभ्यता, बहुत ज्यादा हो गया तो उसको हम 3500 साल पुरानी गिनते हैं, सिर्फ 35, यानी कि 2000 साल तो ये हो गए, और उधर से 1500 बीसी। कुछ लोग उसको 900 बीसी भी गिनते हैं, यानी कि कुल मिला के 3000 साल पुरानी है। कुछ लोग उसको 3500 साल गिनते हैं। हाँ, जो ब्लाइंड फेथ रखते हैं, जिनको हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं चाहिए, वो उसको खींच तान के कई बार 8-9 हजार साल पे ले जाते हैं, जिनके कोई पुख्ता एविडेंस मौजूद नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, यहां पे ये था, यहां पर वो था, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं है। इतिहास को साक्ष्य चाहिए होते हैं, एविडेंस चाहिए होते हैं। हमारे जो पूर्वज हो सकते थे, इमीडिएट पूर्वज, यानी कि वैदिक काल से पहले, वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, भारतीय साइड में है, ये तो दोनों पाकिस्तान में है, भारतीय साइड में लोथल, राखी गढ़ी ज्यादा पुराने हैं। और अब राखी गढ़ी से मिले हुए कुछ प्रमाणों के आधार पर, जो कि पिछले महीने काफी प्रमाण आए हैं, और मेरी कुछ विशेषज्ञों से बात हुई, तो उनका कहना है कि कहा जाता है कि ये जो सभ्यता है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5,000 साल पुरानी है, लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो उनको 5,000 साल से भी पुराना दिखाते हैं। और भारत में किसी भी सभ्यता के जो निशान मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं, जहां पर कुछ के मकान हैं, नगर हैं, उनकी कलाकृतियां हैं, जो अवशेष हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता के हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार साल पुरानी दिखाई जा रही है। हालांकि कहते हैं कि वो 7-8 हजार साल पुरानी भी हो सकती है, लेकिन वैदिक सभ्यता के साक्ष्य कहीं भी नहीं है, सिवाय इसके कि उनके कुछ ग्रंथ हैं, जिसको कि कहा जाता है कि ये ऋग्वेद हैं या बाकी वेद। एक अथर्ववेद तो एडी में आया हुआ, खैर, और उपनिषद भी एडी में आए हुए, बाकी 3 ही वेद हैं जो पहले आए थे। तो ये कहा जाता है कि वो, जिसको कि हिंदूज ने अपना बताया कि ये हमारे पूर्वज थे। चलिए मान लेते हैं ये आपके पूर्वज थे, और आपने इनके धर्म ग्रंथों को या इनकी लिखी हुई बातों को अपना लिया। चलिए वो ठीक है, हम उसके ऊपर कोई फिलहाल जिरह नहीं करेंगे। लेकिन भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता वालों के पूर्वज कौन थे? अब इसके साक्ष्य मौजूद हैं। आप कहेंगे अभी मैंने कहा था कि उससे पहले के साक्ष्य नहीं है, तो इसके साक्ष्य कहां है? जी हां, इसके साक्ष्य मौजूद है डीएनए थ्योरी के द्वारा। अब आप कहोगे डीएनए,
जी हाँ, फोरेंसिक साइंस। जैसे कि पुराने आपको जो डीएनए मिलते हैं और डीएनए के प्रकार होते हैं, जब उनको मैच करते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा कि दुनिया के अंदर जो सारा का सारा जो ह्यूमन माइग्रेशन है दुनिया के अंदर, वो सारा का सारा अफ्रीका से है। अब मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि अफ्रीका के अंदर मानव सबसे पहले क्यों पैदा हुआ, वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और वहां पर क्यों हुआ, दुनिया में बाकी जगह क्यों नहीं हुआ। लेकिन दुनिया में बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इसके ऊपर सारा का सारा रिसर्च किया, अनुसंधान किया, उनका यह कहना है कि सारा का सारा माइग्रेशन, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन कहा जाता है, और भारत के अंदर, भारत नहीं कहूंगा, भारतीय भूखंड जिसे साउथ एशिया कहा जाता है, जिसमें हमारे अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, थोड़ा सा तिब्बत का हिस्सा, साथ में म्यांमार का हिस्सा, नीचे लंका का हिस्सा और अंडमान निकोबार का हिस्सा। अब इसकी जो इतिहास है, मैं थोड़ा सा उसको खोलने का प्रयास करता हूं डीएनए थ्योरी के द्वारा, और मेरे पास बहुत सारी पीपीटी दिखाने के लिए आपको। सारे के सारे डीएनए टेस्ट किए गए हैं, सब कुछ किए गए हैं, और उनके द्वारा जो फाइंडिंग्स निकल के आई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वो ये बताती हैं कि मानव इस दुनिया में और साउथ एशिया में जिस रूप में करीब करीब 10,000 और 29,000 साल पहले के बीच में था, यानी कि आज से 29,000 साल पहले और आज से 10,000 साल पहले, इन दोनों के बीच का जो समय काल होता है, उसके अंदर मानव कैसा था, यहां पर उस मानव की आकृति कैसी थी, उस मानव का रंग रूप कैसा था, उस मानव के देखा जाए तो दांत कैसे थे, क्या वो मानव हमें कहीं नजर आता है, कहीं दिखाई देता है, क्या वो मानव इस धरती पर अभी भी उसे हालात के अंदर है जैसा वो 29,000 साल पहले था, जिसे हम कहते हैं कि रियल एंसेस्टर्स ऑफ नॉट जस्ट साउथ एशिया और इंडिया, ऑफ एंटायर वर्ल्ड। क्या वो एंसेस्टर्स हमारे आज अवेलेबल हैं कहीं पर, जिसको हम देख सकें, जिसको हम समझ सके कि ये हमारे सबसे पुराने पूर्वज हैं जो आज भी धरती पर हैं? तो आपको सुन के हैरानी होगी, ये धरती पर आज भी उसी रूप में है जैसे आज से 29,000 साल पहले थे। अब मैं वो सारी थ्योरी जो हमारे सो कॉल्ड बहुत सारे लोगों के द्वारा कही जाती कि हमारी सभ्यताएं तो लाखों साल पहले की हैं और ये हैं और वो हैं, उनको थोड़ा सा साइड ट्रैक करने का समय आ गया है, ताकि आप लॉजिकली, वैज्ञानिक रूप से समझ सकें कि हमारे वास्तव में पूर्वज कौन थे, कैसे दिखते थे। दोस्तों, चलिए आज इसी यात्रा पर, ये मैंने कहा ना कि एक अजनबी की यात्रा नहीं है, ये सोची समझी डीएनए बेस्ड, फोरेंसिक स्टडी बेस्ड यात्रा है, और आपको इसके प्रमाण गूगल के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी तो उसकी मदद ली है। चलिए चलते हैं आज इस यात्रा पे, और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस पे जाने से पहले ही खुलासा कर दूं कि वो सबसे पुराने जो दुनिया के पूर्वज हैं, जो भारतीय भूखंड के अंदर 10,000 साल और 29,000 साल पहले थे, जो दुनिया के सबसे पुराने एग्जिस्टिंग पूर्वज हैं, वो है हमारे अंडमान निकोबार के ट्राइबल्स। अंडमान निकोबार के ट्राइबल्स जो आज भी उसी रूप में है इस धरती पर जैसे वो 10,000 साल पहले और 29,000 साल पहले के कालखंड में थे। कितने हैं टोटल मिला के? मुश्किल से 700 एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ये रेस समाप्त हो रही है। ये धरती के पूर्वजों को बचाने की जरूरत है। ये हम सब के पूर्वज हैं, जिसे लोग कहते हैं ना कि हिंदू सबके पूर्वज थे। नहीं साहब, ये हिंदुओं के भी पूर्वज थे, असली पूर्वज थे। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं। आज विज्ञान के माध्यम से चीजों को समझते हैं कि ये चीजें
क्या थी, हमारे एंसेस्टर्स कहां से आते हैं, इसको समझते हैं। चलिए, गेटिंग टू नो अंडमानीज। जी हां, अंडमान को समझते हैं और इसके द्वारा हमारे धरती के सबसे पुराने एग्जिस्टिंग सर्वाइविंग पूर्वज को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे एंसेस्टर्स कहां से आए, इसकी स्टडी है ये। दोस्तों, ये अर्ली इंडियन से किताब भी थी, द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम, हम आए कहां से हैं अल्टीमेटली। दोस्तों, मैंने इसके लिए इंटरनेट पर और बाकी बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनको मैंने खंगाला, वहां से जानकारियां निकाली, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े और इस पर्टिकुलर मटेरियल को तैयार करने में मुझे बहुत लंबा वक्त लगा है। मैं आपको पहले बताऊं, बहुत लंबा वक्त, ये कोई एक दो दिन का वक्त नहीं था। इसके अंदर मैंने ना जाने कितने हफ्ते खर्च किए हैं, कितनी स्टडीज की हैं, कितना रिसर्च किया है, तब कहीं जाके मैं इन अनुमानों पर और इस पीपीटी के ऊपर पहुंचा जो आपको बताई जा सके ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ में। दोस्तों, यहां पर यह है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड। यहां पर अगर यहां पर आप देखेंगे कि यह भारत का नीचे का हिस्सा है और उसके राइट में छोटा सा आपका एरिया अंडमान निकोबार बताया, जो मैंने यहां पर इस पीपीटी में जो पीले रंग में, थोड़ा सा हरे रंग में बीच में और नीले रंग में, ये सारा का सारा मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है और इसमें हैवलॉक आइलैंड्स भी हैं, नील आइलैंड भी है जो कि टूरिस्ट के अट्रैक्शन होते हैं, और इसमें निकोबार भी आता है एक्चुअली, अंडमान एंड निकोबार। तो ये यहाँ पर वो जो पोर्ट ब्लेयर और साथ में हैवलॉक और नील आइलैंड जो मैंने बताया कि ये बेसिकली जो टूरिस्ट आइलैंड है जहां पे हमेशा लोग जाते हैं। खैर, अब ये दरअसल हमारा जो अंडमान निकोबार के जो ट्राइबल्स हैं, लगभग 700 अभी जो बचे हैं, यही हमारे भारतीयों के भी और पूरी दुनिया के बचे हुए सर्वाइविंग मोस्ट एंशिएंट एंसेस्टर उसी रूप में है जैसे आज से 29,000 साल पहले थे। ये उनके फोटोग्राफ्स रेयर फोटोग्राफ हैं, लेकिन नेट पे काफी अवेलेबल इस समय है, पहले नहीं हुआ करते थे। ये इस रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। यहां पर ये अर्ली इंडियंस जिसे आप कहते हैं। इनका एक बात पहले बता दूं, कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि अलग अलग एरियाज में जो अंडमान निकोबार के ये ट्राइबल्स हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनको नाम भी हमने दिए हैं अगर देखा जाए तो। घटना ऐसे घटती कि 17 नवंबर 2018 को एक वहां की जाति है सेंटिनलीज। ये एकमात्र ऐसी जाति बची है 4-5 जातियों में से जो अभी भी इंसानों के संपर्क में नहीं आना चाहती है। भारत सरकार ने भी बहुत कोशिश की है इनके संपर्क में आने में और इनको मदद देने में, लेकिन ये दरअसल किसी के नजदीक नहीं आते, ये किसी को नजदीक आने नहीं देते, आज भी नहीं आने देते। 17 नवंबर 2018 को एक खबर आई कि 26 साल के एक मिशनरी हैं, जॉन एलन चाओ, अमेरिकन मिशनरी, उनको सेंट्रलीज जो ट्राइबल्स हैं वो उन्होंने मार दिया उसको। तब ये बात निकली कि पूरी दुनिया में भाई ये कौन सी सेंट्रलीज ट्राइब है और ये अभी तक अनकॉन्टेक्टेड है दुनिया के द्वारा, तो ये कैसे हुआ, इनके बारे में जानकारी लेने की फिर उस समय कोशिश शुरू होती है 2018 के बाद में। यहां पर बहुत सारी जो जेनेटिक साइंटिस्ट के द्वारा जो रिसर्च की गई थी पहले, हालांकि कई जगह तो बहुत लिमिटेड रिसर्च भी है, उनमें से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय का जो काम है सेंट्रलिस्ट ट्राइब के साथ में, जब वो यंग रिसर्चर थी, वो अपने आप में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ है, जिसके अंदर उन्होंने सेंट्रलीज जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनकी सारी जानकारियां जो जो उन्हें उपलब्ध हो पाई उनको प्राप्त करके उन्होंने अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट में उसको दिया। यहां पर उनसे संपर्क किया गया पूरे वर्ल्ड के द्वारा, भाई ये क्या है, तो पता लगा कि इन लोगों के बारे में कि ये लोग कैसे हैं, ये दिखने में कैसे हैं, इनके शक्ल कैसी है, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इनका कलर कैसा है, और इनके साथ और कौन सी ट्राइब्स हैं यहां पर जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, जिसमें ग्रेट अंडमानीज भी हैं,
जारावाज भी हैं, ओंग भी हैं इसके अंदर, और निकोबारीज भी हैं यहां पर। तो इससे पहले कि हम इनके बारे में कुछ और सूचना दें, हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी तो सेट कर लेना चाहिए। अब ये जारावा के ट्राइब्स हैं, देखिए अगर आप इनको थोड़ा सा फिर शौक है अपने तरीके से, ये समुद्र से सिप्पियां चुनते हैं और फिर उसके थोड़े कॉस्ट्यूम बनाते हैं, अपने क्या कहते हैं आभूषण बनाते हैं और उसको पहनते हैं। लेकिन अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि ये बिना किसी कपड़ों के या बिना किसी उसके रहते हैं, और ये उनकी जो कल्चर आज से 29,000 ईयर्स पहले या मिनिमम 10,000 ईयर्स पहले थी, वो आज भी वैसी ही है जैसे तब थे, सिवाय इसके कि उनके आसपास कुछ सभ्यताओं का विकास हो गया है, बाकी वो वैसे ही हैं। ये फोटोग्राफ्स हैं, खास तौर से इस फोटोग्राफ पे आप देख सकते हैं कि ये जारावा का जो है वो क्या कहते हैं कि इसमें पूरा का पूरा जो ट्राइबल हैं सारे के सारे ये, और ये इसमें जो एक येलो लाइन दिखाई है 5 किलोमीटर की, ये खास तौर से जो साउथ अंडमान से लेके और ऊपर एक तरह से मिडिल अंडमान तक जा रही है, ये लोग वहां पर आपको मिलते हैं यहाँ पर, और इनको आप इनका मोस्टली ये मच्छी पकड़ते हैं, उसी के द्वारा अपना जीवन गुजारा करते हैं। और अगर इनका कलर देखा जाए तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो बिल्कुल पिच ब्लैक की तरह है, और वो आज भी उसी कंडीशन में वहां पर रहते हैं जैसे पहले थे। तो ये जारावा ट्राइब है, हालांकि ये फिर भी अभी थोड़े बहुत मिलने शुरू हो गए हैं। यहां पर आज की डेट में करीब करीब 850 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, 850 करोड़ की, और लगभग अब 700 हमारे पास ये लोग बचे हैं कुल मिला के, जो कि मोस्ट एंशियंट हमारे जो पूरे पूर्वज हैं, जिसमें सेंट्रलीज जो सबसे ज्यादा अभी तक कभी मिक्सअप नहीं हुए हैं, जिनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, सिर्फ 70 बचे हैं टोटल मिला के। ओंग्स जो हैं 100 हैं, ग्रेट अंडमानीज 50 हैं, और जारावास जो हैं वो 470 हैं इस समय कुल मिला के बस। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो इस टाइम हमारे पास है जारावास की है। सभी के सभी देखा जाए तो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है कि कब इनकी जाति विलुप्त हो जाएगी। अब दरअसल हुआ क्या था कि यहां पर पीनल सेटलमेंट जो पोर्ट ब्लेयर में स्टार्ट हुई थी 1858 के अंदर, जहां पे इसे काला पानी कहा जाता था, उससे पहले थोड़े समय से इनके नंबर्स ड्विंडल होने शुरू हो गए थे, कम होने शुरू हो गए थे। क्या वो कहानी क्या बताता हूं। ये पोर्ट ब्लेयर की वो काला पानी की जेल है जिसको आप चित्रों में यहां पर देख सकते हैं। ये उसका विहंगम दृश्य है काला पानी की जेल का, जो कि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, जहां पर लाइट एंड साउंड शो भी रात को दिखाए जाते हैं। बहुत इस टाइम दर्शनीय स्थल है और बहुत टूरिस्ट यहां पर देखने के लिए जाते हैं। वीर सावरकर भी यहीं पर ही कैद थे। तो ट्राइब्स को देखने की जरूरत है। ये ओंगे ट्राइब्स हैं यहां पर। ये कुछ पिक्चर्स, ये नॉर्मली इतनी पिक्चर्स आजकल सरकार अलाउ करती नहीं है, पिक्चर्स ले भी नहीं पाते हैं। तो इस किस्म की जो उनकी वेशभूषाएं हैं या फोटोग्राफ्स हैं, कई तो बहुत पुराने भी हैं, जिनको हमने उपयोग करने की यहां पर कोशिश की है, ताकि आपको पता लगे कि ये आज भी उसी अवस्था में रहते हैं जैसे कि आज से 10 से 29 हजार साल पहले रहते थे, क्योंकि ये हमारे सबसे एंशियंट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पूर्वज हैं ये सारे के सारे। ये भी ओंगे ट्राइब का ही एक फोटोग्राफ है। यहाँ पर तीर कमान और ये बाकी चीजें बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट नेकेड कंडीशन में रहते हैं ये, और कहीं से अपने शरीर को ढकने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ये सेंट्रलीज हैं, ये थोड़े बहुत कपड़े यूज करते हैं जो शायद इनको पहुंचा दिए जाते हैं, अदरवाइज ये भी, लेकिन ये सबसे इस समय कहा जाता है कि सबसे हिंसक है इस समय, और किसी को भी अपनी ट्राइब से मिलने नहीं देते हैं। सिर्फ 70 बचे हुए हैं, सिर्फ 70 इस दुनिया के अंदर। ये शॉम्पेन ट्राइब है वहां की, इनको थोड़े बहुत तो बर्तन वगैरह भिजवाए गए हैं, तो ये अभी एडजस्ट होना शुरू हो रहे हैं मानवता के साथ में। और इसके अलावा ये भी शॉम्पेन ट्राइब के एक पुराना फोटोग्राफ है, एक थोड़ा सा नया फोटोग्राफ है, लेकिन अल्टीमेटली इनकी अपनी जो ट्राइबल संस्कृति है ये उसी में जीने का प्रयास करते हैं।
ये निकोबार आइलैंड में अभी थोड़ा सा एसिमिलेट हो गए हैं। अब उन्होंने कपड़े वगैरह पहनने शुरू कर दिए हैं। वहां के जो ट्राइब्स थे, अब इनके लिए यहाँ पे स्कूल भी खोले गए हैं। तो निकोबार के जो ट्राइब्स थे थोड़े बहुत अभी मिक्सअप होना शुरू हो गए हैं मानवों के साथ में, और अब वो थोड़े शिक्षित भी होने शुरू हो गए हैं। ये एक बड़ी सफलता हमें मिली है देखा जाए तो। ट्राइबल सेटलमेंट, ये यहां पर आप देखोगे भारत है, भारत के नीचे एक नक्शा है इसका अंडमान निकोबार का, यहां देख सकते हैं। इसमें आप देख पाएंगे जो दक्षिणी भाग है अंडमान का, वहां पर जारावा है, और जो लिटिल अंडमान है वहां पे एक छोटा आइलैंड आता है वहां पे, वहां पर ओंग रहते हैं। और अंडमान के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ अंडमान है, एक मिडिल अंडमान है, एक साउथ अंडमान है, फिर उसके बाद में एक लिटिल अंडमान आता है, और नीचे फिर निकोबार आइलैंड्स आते हैं। तो लिटिल अंडमान के, जो कि बिल्कुल अंडमान के नीचे द्वीप है, उसमें ओंग रहते हैं, और जारावा जो है बेसिकली वो पोर्ट ब्लेयर के नीचे, जो कि साउथ अंडमान में है, वो ज्यादा करके वहां पर वो रहते हैं वहां पर। अब यहां पर बहुत सारी स्टोरीज हैं कि if you imagine the wild savages running around killing outsiders every time you hear of Andamanese or the Sentinelese, nothing could be further from the truth. ये सत्य नहीं है। आज अंडमान निकोबार में 3.5 लाख लोग जो भारतीय हैं वहां पर रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब वहां पर जो ओरिजिनल ट्राइबर्स थे उनको वहां पर रहने की जगह ही नहीं है, सिवाय कुछ एरियाज में जहां पर अब वो एक साथ में आए हैं। और चूंकि ब्रिटिश ने यहां पर लाला के कॉलोनीज बसाई, यहां पर बंगाली लोग, तमिल लोग, भारत से बाकी लोग आए, इवन काला पानी की जेल में लोगों को यहां पर लाया गया, और कहानियां तो बहुत सारी हैं। और अभी 160 सालों का करीब करीब एक पेसिफिकेशन चल रहा है, जिसमें सोशल डिसेप्शन है। वहां पर एक क्या कहते हैं कि अंडमान की ट्राइब्स का क्षीणता या शरण चल रहा है, जहां पर वो अटेन्यूएशन कहते हैं उसको, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इस समय जो सेंट्रलीज जिनके 70 लोग बचे हैं, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और ना जाने कब ये पर्टिकुलर प्रजाति जो सेंट्रलीज की अंडमान के अंदर कब लुप्त हो जाए, नहीं पता। और उसके साथ भी ओंग और जारावा और बाकी जो है वो भी कब विलुप्त हो जाए, नहीं पता है। क्योंकि ये रजिस्टर तो कर रहे हैं, ये सारा जो मानव का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कब तक सह पाएंगे। ये जो स्टबन इनकी अलूफनेस है, खासतौर से सेंट्रलीज की, वो बेसिकली उनकी सर्वाइवल और एक्सटिंक्शन के बीच का एक कड़ी है। सेंट्रलीज किसी भी किस्म की कोई भी मदद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उनसे कांटेक्ट करने की 100 किस्म की कोशिशें की जा रही हैं। उनको जो कोई भी चीज, चाहे दवाइयां हो, कपड़े हो, रहने की जगह हो, खाना पीना हो, वो देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती है। कभी कभी छोटी छोटी सफलता हाथ लग जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि समय की रेत पर इनके सिर्फ निशान बचेंगे, और उनको स्टडी करने का जो एक जीता जागता हमारे पास उदाहरण है, वो भी समाप्त हो जाएगा। ये जो ट्राइब्स हैं, आज भी देखिए पुराने तरीके से मछली पकड़ते हैं, कोई नया तरीका नहीं है इनका। और अंडमानीज के बारे में, जो कि मतलब उनको ओवरऑल एक हम एक क्या कहते हैं कि क्या कह सकते हैं कि एक आवरण की बात करते हैं, एक डोमेन की बात करते हैं, कि ये जो अंडमानीज थे, ये यहां पर मैंने जिसे बताया कि 10,000 और 29,000 सालों के बीच में से हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतिहास में इनको कैनिबल्स और सेवेजेस बताया गया, यानी कि नरभक्षी बताया गया है। और इस लेवल का नरभक्षी कि कईयों ने तो यहां तक कहा कि वो बड़े बड़े लंबे होते हैं, 7-7, 8-8 फुट की हाइट होती है, उनके सिर कुत्ते जैसे होते हैं, और ना जाने कितनी कहानियां उनके पास गढ़ी गई हैं दुनिया के लिए, अंडमान निकोबार के आइलैंड के लिए। इनका वर्णन जो अंडमान निकोबार का है, क्लॉडियस टोलेमी, जो कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एंड जियोग्राफर है, उसके अंदर भी इन आइलैंड्स का विवरण है कि ये 1500 आइलैंड्स हैं मलय पेनिनसुला के उस आसपास में।
जी 1500। ये जो अब तो खैर भारत के अंडर में आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, और इनके साथ जो नियरेस्ट कंट्री मैं आपको बता देता हूं, कभी आपके मन में ना रहे कि इसके जो नियरेस्ट कंट्री हो भारत नहीं है, मैं आपको ये बता दूं इनके जो नियरेस्ट कंट्री हो इंडोनेशिया है। तो आप क्या कहते हैं कि इंदिरा पॉइंट से या निकोबार आइलैंड से नीचे से चलेंगे तो आप हो सकता है कि थोड़े ही समय बाद, कुछ ही घंटों में आप स्पीड बोस्ट के द्वारा इंडोनेशिया पहुंच जाए, जबकि आप इंडियन का जो हमारा मेन लैंड है वहां तक नहीं पहुंच सकते। अब ये माना जाता था यहां पर कि खास तौर से एक आर्कियोलॉजिस्ट है जरीन कूपर, उसने अपने पेपर में लिखा है कि यहां के लोगों को कैनिबल्स बताया जाता था, यानी कि आज से 300 400 500 साल पहले से, कि ये नरभक्षी हैं, ये इंसानों को मारकर खा जाते हैं। और करीब करीब जो है इनका इतिहास भी टोटल जो देखा जाए तो अंडमान निकोबार के आइलैंड का बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ अरब ट्रेवलर जो कि करीब 1100 साल पहले, उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में कि द पीपल ऑन दिस कोस्ट ईट ह्यूमन फ्लैश, वो यहां के रहने वाले लोग कच्चा आदमी का मांस खा जाते हैं, और उनका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक है, उनके जो हेयर्स हैं फ्रिजल्ड हैं, और उनकी जो आंखें हैं डराने वाली हैं, उनके जो पैर हैं बहुत बड़े हैं, और इतने बड़े पैर हैं कि उसको देख के डर लगता है, और सब वो नेकेड रहते हैं। 11वीं सेंचुरी इंडिया में जब भारत में राजा राजा चोला का तंजौर के अंदर साउथ में एम्पायर था, तो वहां पर इन आइलैंड्स को, ये जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं, इनको तिमाई-तिवु या आइलैंड ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि अशुद्ध आइलैंड के नाम से जाना जाता था। और वो कहते थे कि यहां पर तो नरभक्षी लोग रहते हैं, यहां पर नहीं जाना चाहिए। ये राजा चोला का भी कहना था। धीरे धीरे समय गुजरता गया तो इनकी रेपुटेशन जो दुनिया में फैलाई गई, वो वर्स्ट किस्म की रेपुटेशन फैलाई गई यहां पे। और हर नया ट्रैवलर जो आता था वो अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता था। और इसमें क्या कहा जाए कि 13th सेंचुरी ट्रैवलर मार्को पोलो, आपने नाम सुना होगा, वो इनको अंगमानियन कहा जाता था, इन खासतौर से अंडमान को अंगमानियंस कहते थे। और उसने लिखा ये मार्को पोलो ने कि इनके जो सिर थे कुत्ते जैसे थे और दांत भी उनके जैसे थे। ये मेरी भी बात समझ में नहीं आती कि इंसानों को आप ऐसा विवरण कैसे दे सकते हैं। ये भी लिखा जाता था कि जो उनके पास स्पाइसेस मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, और ये बहुत ज्यादा क्रूअल नरभक्षी, यानी कि इस किस्म की जनरेशंस हैं। साथ में मार्को पोलो नेवर सेट फुट ऑन दीज आइलैंड्स, वो कभी आया नहीं था यहाँ पे, लेकिन ये भी सरप्राइजिंग है, तो भी उसका वर्णन उन्होंने लिखा है यहाँ पे। तो ये ऐसे लगता है कि इससे से एक स्कैम था, एक स्कैंडलसली अबाउट द अंडमानीज कुछ चीजें फैलाई जाती थी, अफवाहें फैलाई जाती थी। और इसमें हुआ क्या कि मैं आपको बताऊं कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया में जो उस समय जो जातियां रहती थी, जैसे कि मनी एक जाति होती थी जो थाईलैंड में रहती थी, जिसे सियाम कहा जाता था पहले। सिमांग जातियां थी जो मलेशिया में रहती थी। एटा जातियां थी जो फिलीपाइंस में रहती थी। अब ये लोग यहां की लगातार ट्रिप्स लगाया करते थे, यानी कि मलेशिया के लोग, थाईलैंड के लोग, फिलीपाइंस के लोग, इवन चीन से कुछ लोग आया करते थे। वो इन आइलैंड पे आया करते थे। किसकी तलाश में आते थे, ये भी एक कहानी है, मैं आपको बताऊं। ये यहाँ पे कुछ डेलिकेसीज होती थी, एक एडिबल बर्ड्स नेस्ट होते थे, और सी स्लग्स होती थी जो समुद्री एक मच्छी टाइप की चीज होती है, ये उनको पकड़ने आते थे। अब यहां पर होता क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि ये सी स्लग है, यहां पर मैं फोटोग्राफ आपको दिखा रहा हूं। ये कॉमन नेम फॉर सम मरीन इनवर्टिब्रेट विद द वेरिंग लेवल्स ऑफ रिजेम्बलेंस टू द टेरेस्ट्रियल स्लग्स। ये जो बेसिकली एक स्नेल टाइप की चीज है, और ओवर द एवोल्यूशनरी टाइम हैव either completely lost their shells or have seemingly lost their shells due to having a greatly reduced or internal shell. Sea slug is most often applied to the nudibranchs, और ये खाने में ये यूज की जाती थी उनके द्वारा। और ऐसी ही एक क्या कहते हैं कि एडिबल नेस्ट थे जिसको स्विफ्टलेट कहा जाता था, जिसको भी एक क्या कहते हैं सूप वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता था, जो इस किस्म का एक लार्वा जो होता है बर्ड्स का, उससे ये नेस्ट बनता था, और उसको ये लोग सूप बनाने में इस्तेमाल करते थे यहां पर। खैर,
ये इन फोटोग्राफ्स को आप अपने YouTube चैनल पे थोड़ा बैक करके भी आराम से भी देख सकते हैं। तो यहां से ये लोग जो थे, खासतौर से जो सीमांग थे, मनी थे, एटा थे या चाइनीज थे, ये इनको यहां से चीजें लाके प्रॉफिट कमाया करते थे। एक चीज और थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी स्लेवरी, यानी कि गुलामों को यहां से लेकर जाना। ये लोग यहां पर आते थे और अंडमान निकोबार के आइलैंड से इन लोगों को पकड़कर जबरदस्ती कैद करके ले जाया करते थे, गुलाम बना के, ताकि ये अपने दरबार में इनको गुलामों की तरह इस्तेमाल कर सके। तो स्लेवरी ये था इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। इसके लिए कहानियां फैलाई जाती थी ताकि कुछ लोग यहां पे आए, इनको पकड़े और पकड़कर गुलामों के रूप में ले जाए, और उनका ट्रेड होता था, उनका व्यापार होता था। अभी अकॉर्डिंग टू द मॉरिस वेडल पोर्टमैन, एक ब्रिटिश नेवल अफसर थे जिनके चार्ज में अंडमान था, उन्होंने 1899 की एक हिस्ट्री अपनी बुक लिखी है, उसके अंदर उसमें जो उनके रिलेशन थे अंडमानीज के साथ, उनका भी विवरण किया है। उनका कहना था कि ये जितने स्लेव्स यहां से पकड़े जाते थे, उसको राजा ऑफ केडा, जो आज का नॉर्थ वेस्ट मलेशिया है, वहां पर गुलामों की तरह इनको सप्लाई किया जाता था। पार्ट ऑफ दीज ट्रिब्यूट्स द किंग ऑफ सियाम, और इसमें से कईयों को किंग ऑफ सियाम को, सियाम के राजा जो कि आज का थाईलैंड है, उनको दिया जाता था। 1860 तक आप सोचिए, 1860 तक, 1857 से हमारा गदर हुआ था, उसके भी 3 साल बाद तक सियामीज कोर्ट के अंदर ये अंडमान ट्राइबल गुलाम के तौर पर देखे जा सकते थे। दैट में एक्सप्लेन व्हाई द अंडमानीज टुडे आर सो अनयूजुअली होस्टाइल। तो ये इतने होस्टाइल क्यों हो गए, इन्होंने इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली? अंततः देखा जाए तो दुश्मनी पालने के पीछे सिर्फ एक यही सारा का सारा, ये नफरत करते थे ह्यूमन बीइंग से। इसलिए नफरत करते थे कि वो बाहर वाले आके इनको पकड़ कर ले जाते थे और इनको ट्रेड करते थे गुलामों की तरह पकड़ने के बाद। अब ये जो चीजें हैं, इसके लिए इनके अंदर जो थी वो हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी बदल गई। शायद यही एक कारण है कि आज भी जो सेंट्रलीज हैं, वो आज भी किसी को देखते हैं मानव को तो मार डालते हैं, कि उनको लगता है कि हमें पकड़ कर ले जाएंगे और हमारा एज ए गुलाम वो ट्रेड करेंगे। और ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, कोई नई परंपरा नहीं है। तो अंडमान निकोबार के जितने भी ये अभी जो बचे खुचे, जो खास तौर से, अब तो खैर वो ट्रेड वगैरह सब बंद हो गए, क्योंकि अब तो भारत सरकार का वहां पे रूल है, और पहले ब्रिटिश सरकार में उन्होंने भी यूज किया उनको। तो ये सारे बर्मा वाले, मलेशिया वाले, चाइनीज, यूरोपियन पायरेट्स यूरोप से भी आते थे, और वो भी इनको एज ए स्लेव यूज किया करते थे। वाई देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ अंडमानीज बीइंग कैनिबल्स, यानी कि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अंडमान के लोग नरभक्षी थे, बट देयर इज इंडीड ए रिकॉर्ड ऑफ देम बीइंग हॉस्टाइल टू ऑल दोज हु अराइव ऑन देयर शोर्स अनइनवाइटेड टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग देम। लेकिन वो उनको मार डालते थे, क्योंकि उनको डर होता था कि ये हमें पकड़कर गुलामों की तरह ट्रीट करेंगे। दोस्तों, ये उनके कुछ पुराने घरों के फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। यहां से हमारा एक दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है हमारी बातचीत का, जिसे हम कहते हैं पीपलिंग ऑफ एशिया, यानी कि धरती बसी कैसे, जो हमारी धरती है ये बसी कैसे है। अल्टीमेटली यहां पर लोग आते कहां से हैं, ये कहां से लोग बसे, ये माइग्रेशन अगर हुआ तो कहां से हुआ। अल्टीमेटली हमने अंडमान निकोबार की तो बात कर ली, कि थोड़ी सी आपको बताया कि ये 10,000 साल और 29,000 साल के बीच का कालखंड है जहां पर ये बसे हैं आके, और ये साउथ ईस्ट से भी आके बसे हैं और भारतीय भूखंड से भी आके नीचे जाके बसे हैं। ये बात तो सही है, वो डीएनए थ्योरीज हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली यहां पर ये लैंड बसा कहां से है। अब अगर देखा जाए तो वहां की जो ट्राइब, जो अंडमानीज हैं, सिवांग जो कि मलेशिया में मिलती है, मनी जो कि थाईलैंड में मिलती है, एटा जो कि फिलीपाइंस में मिलती है, ये सारे के सारे लोग जो उनके जो डीएनए हैं और इनके जो डीएनए हैं अंडमान निकोबार के, जिसमें इंडियन डीएनए भी शामिल है, वो सारे आपको वहां पर मिलते हैं। उसके भी मैं बाद में थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगा। और एक राइटर हैं टोनी जोसेफ, उन्होंने भी अपना बुक के अंदर जो जेनेटिक साइज के बेस पे अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम,
उसको डिटेल से उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो एक बात तो पक्की थी, लगभग 70,000 साल पहले ह्यूमन माइग्रेशन स्टार्ट होता है अफ्रीका से। हालांकि अभी कुछ और थ्योरीज भी आई हैं जिन्होंने समय काल को थोड़ा सा और पीछे ले जाने का भी प्रयास किया है, जहां पर बताया कि इक्का दुक्का लोग या छोटे ग्रुप्स के अंदर लोग उससे पहले भी माइग्रेट हुए हैं, लेकिन एक बड़ा माइग्रेशन जो है वो 70,000 साल पहले अफ्रीका से स्टार्ट होता है। अब ये एक अलग थ्योरी है कि अफ्रीका के अंदर ह्यूमन बीइंग कहां से आता है और पूरी दुनिया में फिर अफ्रीका से ह्यूमन बीइंग कैसे वहां पे माइग्रेट होता है। ये साइंटिफिक डीएनए थ्योरीज है, प्रूवन थ्योरीज है, इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं है। स्मॉल सेक्शन अफ्रीकन पीपल का बाब एल मंडब स्टेट से चलता है और एरिट्रिया, दिजबाउती होते हुए, यमन से होते हुए वो फिर समुद्र तट जो मिडिल ईस्ट वाला सारा, वहां से होते होते ये भारत में आता है। भारत से ये फिर आज का भारत जिसे कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, जहां पे मलेशिया, थाईलैंड ये सब हैं। ईस्ट एशिया में जाता है जहां पे कोरिया, जापान भी आ जाते हैं। और आपका फिर लास्ट में ये ऑस्ट्रेलिया और बिल्कुल अंत में ऊपर रशिया से होते हुए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ये पहुंचते हैं, सारे के सारे माइग्रेशन करके। ये एक रूट यहां पर मैंने आपको बताया नक्शे के द्वारा कि लगभग 2 लाख साल पहले अंदाजा लगाया गया कि यहां पर होमोसेपियंस थे अफ्रीका में, और फिर धीरे 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 उनका वहां से छोटे छोटे टुकड़ों में माइग्रेशन स्टार्ट होता है। भारत के अंदर जो माइग्रेशन है लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 65,000 साल पे है। हालांकि यहां पे आपको 70,000 साल लिखा दिखाई दे रहा है, कुछ लोग आए थे 70,000 साल पहले भी, लेकिन एक मेजर पार्ट जो आता है 65,000 ईयर्स पहले आता है। उसी ढंग से जो आपका यूरोप का माइग्रेशन है यहां पर वो लगभग 40,000 साल पहले का है। उसके साथ जब भारत से ये लोग निकलते हैं 65,000 साल में, तो 60,000 साल का जो हमारा माइग्रेशन है वो सारा का सारा जो कहते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया का है, जिसमें आपका थाईलैंड भी है, कंबोडिया, वियतनाम ये सब आते हैं और म्यांमार वगैरह भी आते हैं। और उसके बाद 50 से 55,000 साल पहले का जो माइग्रेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एक खास बात आपको मैं बता दूं, यहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो माइग्रेशन था, जहां पे जो ओरिजिनल वहां के लोग हैं उनको अबोरिजिनल्स कहा जाता है, और उनकी जो वहां पर कुछ गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर कुछ प्रमाण चित्र हैं जिनकी डीएनए स्टडी की गई है, और उसके द्वारा यह पाया गया है कि वो सारे के सारे वहां पर जो उनकी उम्र आंकी गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 55,000 साल पहले की आंकी गई है। तो ये जो ह्यूमन माइग्रेशन की थ्योरी है कि भारत में करीब 65,000 साल पहले और उसके बाद धीरे धीरे करीब करीब 60 से 55,000 साल पहले जो है ये फिर ऑस्ट्रेलिया तक यहां पर पहुंच जाते हैं। जबकि नॉर्थ जो आपका अमेरिका का माइग्रेशन है, जो वाया ऊपर से रशिया से होके जाता है आज का, वो करीब करीब 12,000 से 15,000 साल पहले का है। तो सबसे लेट जो माइग्रेशन होता है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही दिखाया गया है। ये भी एक रूट यहां पे बताया गया, आप देखिए यहां पे जैसे अमेरिका में करीब 15,000 साल पहले का है, ऑस्ट्रेलिया में करीब 50 से 55,000 साल पहले का है, इंडिया और खास तौर से जो सऊदी अरेबिया टाइप का वहां पे करीब 1 लाख साल पहले का दिखाया, लेकिन भारत आते आते लगभग लगभग 65,000 से 70,000 साल पहले। लेकिन मोस्ट थ्योरीज प्रूव दैट दीज आर अराउंड 65,000 ईयर्स इन इंडिया, और यूरोप के अंदर करीब 40 से 45,000 साल पहले। यानी कि भारत के अंदर जो मानव आया है, अब मैं फिर से वो पुरानी थ्योरी पे वापस आता हूं, भारत के अंदर जो पहला मानव आता है वो लगभग 65,000 साल पहले आता है। उससे पहले यहां पर मानव नहीं था, अगर था कहीं पे तो कोई इक्का दुक्का होगा। वो एक अच्छी खासी जो थोड़ा नंबर हो सकता है, अच्छा खासा का नंबर वहां पे लाखों का नहीं है साहब, वहां पे सिर्फ हजारों का ही हो सकता है सर। वो 65,000 साल पहले का, जहां पे ग्रुप्स एंड ग्रुप्स दे कम, और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके आने में भी कई कई 100 साल लगे। मैं आपको बताऊं, जैसे कि भारत से चल के अगर साउथ ईस्ट एशिया तक जाना था उनको, जहां पे म्यांमार है, क्योंकि वो आगे बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, धीरे धीरे माइग्रेट करते चले गए और समुद्र के तट पर ज्यादा उन्होंने माइग्रेशन किया है। वहां से चलते चलते जैसे थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इन कंट्री तक पहुंचते हैं। तो यहां तक पहुंचने में उनको 5,000 साल लगे हैं, और 65,000 साल से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में 10,000 वर्ष लगे हैं। आपको सुन के यह हैरानी होगी। तो ये सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। तो अब
इसके आगे थोड़ा चलते हैं। अभी प्री हिस्टोरिक माइग्रेशन, ये हमने कुछ यहां पर फोटोग्राफ्स जो दिखाए हुए हैं, जिसके अंदर कुछ हमारे जो डीएनए थ्योरीज जो आनी शुरू होंगी उसका थोड़ा थोड़ा हम वर्णन आपको बताएंगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि अर्लीस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो माइग्रेशन हुआ है वो 59,000 साल पहले का है। भारत के अंदर 65,000 साल पहले। साउथ ईस्ट एशिया में अर्लीस्ट वन 63,000 ईयर्स बैक हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के 55,000 साल के एविडेंस पूरे मौजूद हैं। साउथ ईस्ट एशिया के लगभग 60-63,000 साल पुराने सारे एविडेंस मौजूद हैं। इंडिया के भी 65,000 साल के जो एविडेंसेस हैं वो बिल्कुल आज भी मौजूद हैं। तो अंडमानीज मनी यानी कि सियाम थाईलैंड के, एटा जो कि फिलीपाइंस के, और जो सिमांग है वो मलेशिया के हैं। ये यहीं से निकले थे, इंडिया से आगे बढ़ते बढ़ते साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं। पॉपुलेशन व्हाट इज कॉल्ड पीपलिंग ऑफ एशिया। तो इंडिया से निकल के साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, वहां से ईस्ट एशिया में जाते हैं, वहां से ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया से मुड़कर कुछ लोग अंडमान निकोबार आते हैं, और भारत से भी कुछ लोग मुड़कर वहां पे अंडमान निकोबार में आते हैं, जहां पर आज आपको अंडमानीज, जारावा, ओंग और सेंट्रलीज की जातियां आपको मिलती हैं। जो पहली जेनेटिक स्टडी जो इसमें पब्लिश की गई थी वो 2003 में आई थी। जी हाँ, 2003 के अंदर की द पीपलिंग ऑफ वर्ल्ड हाउ इट हैपेंड। इसमें इंडिया के एक कुमार स्वामी थंगराज थे, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंटर फॉर सेलुलर स्टडीज हैदराबाद में प्रोफेसर थे, रिसर्चर थे। और बिल्कुल ऐसी स्टडी और एक और जगह चल रही थी, फिलिप एंडीकॉट के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर। दोनों ने इंडिपेंडेंट स्टडीज की, दोनों ने मिलकर नहीं की, लेकिन दोनों के रिजल्ट सेम आए। और ये कमाल की बात है कि इसका मतलब कि उनकी रिसर्च जो थी ठीक जगह पे जा रही है यहां से। और डेटा जो सजेस्ट करते हैं कि जो अंडमानीज हैं, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ अर्ली पेलियोलिथिक कॉलोनाइजर्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। थंगराज का कहना है कि साउथ ईस्ट एशिया यानी कि जो मैंने मनी, सिमांग और एटा यानी कि मलेशिया, थाईलैंड और आपका फिलीपाइंस की बात की, ये वहां से घूम के आते हैं। और एंडीकॉट की स्टडी भी यही कहती है कि अंडमानीज वर इंडीड पार्ट ऑफ द ओरिजिनल आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन दैट केम थ्रू इंडिया sometime after 65,000 years back. That is the date for Indians actually. तो हमें इससे पता लगता है कि अब इन स्टडीज के द्वारा कि फर्स्ट इंडियन स्टिल फॉर्म्स 50 to 65% ऑफ द जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉपुलेशन ग्रुप। जो आज से 65,000 साल पहले का डीएनए था, आज भी 50 से 65% तक वो जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है वो आज भी हमारे अंदर है। कमाल की बात है ना। द अंडमानीज, वो भी प्योर, इम्प्योर नहीं है, थोड़ा बहुत टूटा है वो। द अंडमानीज हु वर डिसेंडेंट ऑफ द फर्स्ट इंडियंस हैव नॉट बाय एंड लार्ज मिक्स टू मच विद अदर्स। इसका मतलब कि 10,000 और 29,000 साल का जो पीरियड है जिसके बीच में अंडमानीज हमसे अलग होते हैं, ये मिक्स ही नहीं हुआ किसी से, और ये उसी फॉर्म के अंदर जिंदा रहे और आज भी है जिस फॉर्म के अंदर ये आज से भारतीय या उस समय भारतवासी 65,000 साल पहले थे। दैट मीन्स दे कुड बी वन ऑफ द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज दुनिया के सबसे पुराने पूर्वज वही है, इवन भारत के भी सबसे पुराने पूर्वज वही है, इस साउथ एशिया के पुराने पूर्वज वही हैं, पूरी दुनिया के सबसे पुराने पूर्वज वही हैं। एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग, अबाउट टू एक्सटिंक्ट, उनको बचाने की जरूरत है। अब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का ये लोग ऐसे कैसे वहां पर बच गए? अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई जा नहीं पाता था। जब कोई जा नहीं पाता था वहां पे, तो उनको नष्ट नहीं कर पाया। इसी वजह से वो हजारों सालों तक, बाकी जगह सभ्यताएं थोड़ी बहुत विकसित होती गई, वो नष्ट होने से बच गए और हमारे सामने वो रूप लेके आते हैं आज भी, जो आज से 10,000 साल से लेके 29,000 साल पहले का जो कालखंड है उसके अंदर वो कैसे जाने जाते थे। अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की थ्योरीज भी आ जाती है अंडमानीज की, कि अल्टीमेटली द टू स्टडीज मेंशन्ड above were based on the comparison between the mitochondrial DNA data of the Andamanese and population group of the Indian mainland। देखिए यहां पर मेन चीज आती कि वहां के डीएनए को, अंडमान निकोबार के डीएनए को साउथ ईस्ट एशिया के डीएनए से और इंडिया का जो मेन लैंड है उसके डीएनए से
मैच किया जाता है। जी हां, आप कहोगे ये सिर्फ साइंस के द्वारा संभव है, विज्ञान के द्वारा संभव है। दोस्तों, ये सारा का सारा जो स्प्रेड है, ये देखा जाए तो पूरा का पूरा जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटी डीएनए के हैप्लोग्रुप का पूरा पैटर्न दिखाया गया है। ये नेट पर अवेलेबल है, इनके बारे में डिटेल आप जाकर पढ़ सकते हैं। एक आपको सिर्फ शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये स्टडी जो मैं डिटेल में गया हूं, यहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगा क्योंकि फिर वो आपके डोमेन से बाहर हो जाएंगी। ये यहां तक पहुंची है। इसी ढंग से ये फोटोग्राफी इसी बात को शो करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए हैप्लोग्रुप जो है, जो इंडिया में और अंडमान में पाया जाता है, वो इस रूप में पाया जाता है। फिर इसके अंदर भी वही दिखाया गया है पूरा का पूरा कि किस ढंग से ये सारा का सारा होता है और ये माइग्रेशन का एक तरीका क्या है पूरा का पूरा दुनिया के अंदर, वो फैमिली ट्री डीएनए इसके अंदर दिखाया गया है। यहां भी उसको दिखाने का कोशिश किया गया है। यहां भी देखेंगे तो इंडिया के नीचे 60 से 70 हजार साल पहले का सारा का सारा जो वर्णन है वो लिखा हुआ है, देखा जाए तो यहां पर। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो जेनेटिक कोड है वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होता है, इसलिए जैसे मदर टू डॉटर को जाता है, जैसे कि वाई क्रोमोसोम्स जो है वो फादर टू सन के अंदर जाते हैं और फिर आगे आगे चलते चले जाते हैं। इफ वुमेन हैज ए जेनेटिक म्यूटेशन दैट कॉजेज हर mitochondrial DNA to be different from her mother's, then her daughters will also carry the mutated mitochondrial DNA। ये एक फैक्ट है और म्यूटेशन होते रहे हैं, ऐसी बात है म्यूटेशन नहीं आएंगे, बट ओवरऑल पिक्चर थोड़ी थोड़ी ठीक रहती थी वहां पर। अब इसके द्वारा ये पॉसिबल है कि यहां के जो माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारे डीएनए थे वो किस ढंग से स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उनका जो बेसिक जो एक डीएनए का स्ट्रक्चर है वो वही रहता है जो ओरिजिनली हमें पाया गया था। अंडमानीज कैरिड द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लोग्रुप M2 एंड M4। अब कमाल की बात है, और पहले ये कहा गया था कि M31 एंड M32 जो इंडिया में नहीं पाया जाता था और वो भी उनके अंदर पाया जाता था, लेकिन बाद में कुछ स्टडी हुई जिसके बाद ये कहा गया कि इंडियंस के अंदर भी M31 एंड M32 जो आपके डीएनए थे वो पाए जाते थे और M2 और M4 भी पाए जाते थे। ये सब वही थे जो सारे के सारे अंडमान निकोबार के लोगों में थे और भारत का जो मेन लैंड है वो उसके अंदर भी थे। तो M2, M4, M31 देयर ऑन इंडियन मेन लैंड एज ऑन द अंडमान, जैसे कि इसका हमारा टाइटल भी यहां पर स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। रिजल्ट क्या था, ये जो कि फाइन ट्यून की गई 2006 के अंदर, व्हेन अनदर रिसर्च पेपर फाउंड दैट M31 वाज इंडीड प्रेजेंट इन द मेनलैंड इंडिया। तो M2, M4, M31 ये सभी भारतीय लोगों में, हमारे में और आप में पाए जाते हैं, जो बेसिकली सारे के सारे अंडमान निकोबार के जो ट्राइबल्स है उनके अंदर पाए जाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि माइग्रेशन टू द अंडमान कुड नॉट हैव हैपेंड बिफोर द इमर्जेंस ऑफ M31 हैप्लोग्रुप, और इसकी जो डेट लगाई गई है आउटसाइड डेट जो है, जो माइग्रेशन होता है खासतौर से अंडमान में, वो 29,000 ईयर्स है, और जो मिनिमम टू मिनिमम जो लगाई गई है वो 10,000 ईयर्स का इसमें लगाया गया है यहां पर इसके द्वारा कि ये 10,000 साल और 29,000 साल के बीच का एक टाइम पीरियड है, जिसके द्वारा हमें ये कहा गया है कि यहां पर ये माइग्रेशन अंडमान निकोबार में मेनलैंड से और साउथ ईस्ट एशिया से हुआ था। इसके बाद और भी स्टडीज आई हैं, 2008 में भी आई हैं, और लेकिन सभी स्टडी एक तरह से जो पुरानी स्टडीज हैं उसको कंफर्म करती हैं। तो ये भी एस बारिक की जो स्टडी है जो अंडमान के ऑक्यूपेशन की है, वो भी 29,000 साल और 10,000 साल का जो टाइम पीरियड है आज से पहले का, उसको ये लोग वहां पर दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 साल पहले अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे ट्राइबल्स अंडमान में थे, और 29,000 साल पहले भी थे कुछ लोग कहते हैं। तो ये एक टाइम पीरियड यहां पे कि इसके बीच में वो लोग वहां पे आ गए थे और ओरिजिनल रूप में जैसे वो साउथ ईस्ट एशिया में थे और भारत के मेनलैंड में थे, जिनके M2, M4 और M31 डीएनए स्ट्रक्चर थे वहां पर। मुसीबत यह है कि अब हमारे पास, हमने जो एक्सकेवेशन किए हैं वहां पे, जो खुदाई की है, हमने जो कुछ चीजें जानने की कोशिश की अंडमान निकोबार में, अभी तक हमारे पास जो प्रमाण आते हैं 2200 साल के आते हैं। हमने वहां पर खुदाई ही नहीं की है,
या फिर हम खुदाई कर ही नहीं पाए हैं। जरूरत इस बात की है, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा जाता है कि अंडमान निकोबार की खुदाई करके वो सारे साक्ष्य जुटाइए जो कि 10,000 और 29,000 साल पहले के थे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वो वहां पर थे एक्चुअली, देखा जाए तो ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो वहां पे थे, जो डीएनए की थ्योरी शो करती हैं। और इससे पता लगता है कि जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन है, और हमारे जो सबसे जो बचे हुए जो पूर्वज हैं, जो ग्रेट अंडमानीज नॉर्थ अंडमान के, जारावा साउथ एंड मिडिल अंडमान में, ओंगे इन द लिटिल अंडमान में, सेंट्रलीज इन नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के अंदर, और इसके अलावा निकोबारियंस जो हैं निकोबार आइलैंड के अंदर हैं। और बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी थ्योरीज के बारे में, जहां पर उनको एक किस्म से कहा जाए कि कैनिबल के रूप में प्रेजेंट किया गया, और जहां पे नरभक्षियों के रूप में, राक्षस के रूप में प्रेजेंट किया गया, वो बिल्कुल गलत था। एक्चुअली इनको ये भी मासूम लोग थे, और यही वो लोग थे जो इस भारत भूमि पर थे और माइग्रेट होकर वहां पर गए थे 10 साल, और देखा जाए तो 10,000 साल और 29,000 साल के बीच में। ये हमारे पूर्वज हैं, ये पूरी दुनिया के इस समय एग्जिस्टिंग पूर्वज हैं। ये मैंने दोस्तों बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। आप इस वीडियो को आगे भेजिएगा, लोगों को बताइएगा इस बारे में कि विज्ञान जब कोई चीज पेश करता है तो सोच समझ के, ठोक पीट के आप लोगों के सामने लेकर आता है। और आज हमारी जीवन या जिंदगी बेहतर है तो विज्ञान की वजह से। मैं आपसे बात कर रहा हूं वीडियो रिकॉर्ड करके तो विज्ञान की वजह से। अगर मेरे सामने लाइट है तो विज्ञान की वजह से, लैपटॉप है तो विज्ञान की वजह से, कम्युनिकेशन है तो विज्ञान की वजह से। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनकी हमें सराहना करनी होगी। और ये जो वैज्ञानिक आधार हैं, डीएनए थ्योरीज हैं, वो बाकी सारी थ्योरीज को एक तरह से कहा जाए निगेट कर देते हैं। इसलिए अब फिर वापस आता हूं पुरानी बात पे कि जहां पर भागवत साहब ने कहा था, बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं कह रहा हूं, नथिंग अगेंस्ट भागवत और आरएसएस, कि हमारे सबके पूर्वज हिंदू थे। तो हिंदुओं के पूर्वज कौन थे? हिंदुओं के पूर्वज वो जो यहां पर जिनको सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कहा जाता है, उनके पूर्वज कौन थे? ये सबसे पुराने पूर्वज कौन थे? वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड के ट्राइबल्स हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, वो मानव है, वो इंसान है। 700 हैं, बस 700, और उसमें सेंट्रलीज सिर्फ 70 हैं। इन सबको बचाने की जरूरत है, सुरक्षित रखने की जरूरत है, किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखने की जरूरत है, क्योंकि ये मानवता के सबसे पुराने पूर्वज हैं, मोस्ट एंशिएंट हमारे, ये क्या कहते हैं, सर्वाइविंग एंसेस्टर्स हैं, जीते जागते पूर्वज हैं। इनसे पहले जो थे वो इन्हीं के जैसे लोग थे। तो जैसे मानव इस धरती पर 29,000 साल पहले था, उसी रूप में आप इन ट्राइबल्स को देख पाएंगे अंडमान निकोबार के ऊपर। आपको, मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसे पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये भी समझ में आएगा कि ऐसे एपिसोड्स को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना हार्डवर्क लगता है, कितनी रिसर्च लगती है। इसलिए हम आपके सामने 4 PM के ऊपर, न्यूज टाइम के ऊपर ऐसे मटेरियल्स लेके आते हैं जो अनमोल हैं, जो अलग हैं, जो आपकी बहुत सारी माइथोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं उनको बस्ट कर देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। आप विज्ञान पर विश्वास कीजिए। यही हमारे पूर्वज थे, यही हमारे पूर्वज हैं, उनको नमन करना चाहिए। जिस रूप में 29,000 साल पहले थे, उसी रूप में यहाँ है। और भारत में मानव 65,000 साल पहले आया है, उससे पहले यहां पर मानव नहीं था। इक्का दुक्का कोई आया होगा तो आया होगा कहीं से, लेकिन बाकी छोटे ग्रुप्स के अंदर जो एक रियल माइग्रेशन है वो 65,000 साल पहले ही हुआ है। शुक्रिया अदा करूंगा जिनके फोटोग्राफ्स मैंने यूज किए हैं, मटेरियल यूज किया है, उन सबके लिए आभार व्यक्त करूंगा कि एक एकेडमिक डिस्कशन के रूप में मैंने आपके सामने पेश किया। तो उन धारणाओं पे मत जाइए जो लोगों को धर्म के आधार पर या भावनाओं के आधार पर आपको बताते हैं। यह साइंस है, इसको देखिएगा, इसे पढ़िएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से गुजारिश करूंगा कि 4 PM को सब्सक्राइब कीजिए,
लिंक्स आगे भेजिए। न्यूज टाइम दिनेश के वोरा को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आगे भेजिए। अच्छी पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिए, ऑथेंटिक, सच्ची, सीधी, जो बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर आपके सामने आए। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।